हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में, जिसको हम ईडीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सेटअप है वो देखने जा रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल है, और टूल आपका नेगेटिव रहता है और ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, और टूल और वर्क पीस दोनों आपके इमर्ज रहते हैं डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिव होता है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ईडीएम में जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो केरोसिन यूज़ करते हैं, और डी आयोनाइज्ड वाटर भी एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। ठीक है, अब इसके थोड़ा स्कीमेटिक और देखें तो यहाँ पे आप एक डायग्राम और भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई से आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, और वहाँ से फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे किसको? टूल को। ठीक है, टूल और वर्कपीस को। और ये आपका जो ये टूल है ये वर्कपीस है, ये किस में है? इमर्ज है आपका, ये डाइलेक्ट्रिक में इमर्ज है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो स्पार्क जनरेट होता है उस स्पार्क से मटेरियल मेल्ट होता है, एवोपरेट होता है, और वो मटेरियल मेल्ट एवोपरेट होकर किस में चला जाता है? ये डाइलेक्ट्रिक है, इसी में घुल जाता है। ठीक है, तो उस मटेरियल को कंटिन्यूसली रिमूव भी करना पड़ता है, इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो स्टेशनरी रहता है, उसको आप पूरा एक साइकिल में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो यहाँ से जो डाइलेक्ट्रिक है वो यहाँ पे जाएगा रिजर्वायर में, है ना, रिजर्वायर में जाएगा, और रिजर्वायर से यहाँ पे पंप लगा होगा, पंप से फिर फिल्टर में भेजेंगे। फिल्टर बेसिकली क्या करेगा? जो डेब्रिस यहाँ पे जनरेट हुआ है, और डेब्रिस किससे जनरेट हुआ है? जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस में से मटेरियल मेल्ट होकर निकला है, वहाँ से डेब्रिस जनरेट हुआ, तो वो डेब्रिस इस फिल्टर को यहीं पे होल्ड करेगा, और फिर बाकी जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, साफ डाइलेक्ट्रिक है, क्लीन डाइलेक्ट्रिक है, उसको यहाँ से रिजर्वायर से फिर हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज है, ये बेसिकली प्रेशर रीड करता है इस पूरी जो आपका पाइप है, और यहाँ से इसको दोबारा भेजें। तो ये आपका किस तरह से आपका डाइलेक्ट्रिक साइकिल में सप्लाई हो रहा है वो मैंने आपको बताया। और डाइलेक्ट्रिक का एक काम ये भी होता है कि जो डेब्रिस जनरेट हो रहा है, जो बुरादा जनरेट हो रहा है यहाँ पे वर्कपीस के मेल्ट ऑपरेशन से, उसको कंटिन्यूसली कैरी करना, जैसे इसमें एकोमुलेट ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो टूल होता है वो एग्जैक्टली जैसा आपको वर्कपीस बनाना होता है उसी तरह का टूल होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, ये टूल है और ये वर्कपीस है। तो ये टूल इसी तरह के इंप्रेशन इस वर्कपीस में क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ पे इनिशियल स्टेज में देगा, और जैसे जैसे मशीनिंग होती जाएगी तो ये कंटिन्यूसली मटेरियल को रिमूव करते जाएगा। तो इसकी खासियत ये है कि जैसा आपका टूल होगा उसी तरह के इंप्रेशन वर्कपीस में भी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि इसका पहले सबसे पहले टूल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस तरह के इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, किस तरह से आपको पूरा मशीन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे आपने देखा ये टूल है नेगेटिव, जिसको हम कैथोड बोल सकते हैं, वर्कपीस है आपका पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया टूल को। ठीक है, टूल और वर्कपीस के बीच में। तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वर्कपीस से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस तरफ जाना चाहेंगे? सॉरी, टूल से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाना चाहेंगे? वर्कपीस की तरफ जाना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, वर्कपीस क्या है? पॉजिटिव है। तो जब ये इस तरफ जाना चाहेंगे तो ये किससे टकराएंगे? सबसे पहले इससे टकराएंगे, आपका डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। तो ये क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करने का मतलब ये आयंस की फॉर्म में उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इनको ओवरकम करना पड़ेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो धीरे धीरे जो इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन कोल्ड इमिशन भी कहलाता है। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ये इसको ओवरकम कर लेंगे, इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस स्टेट को हम बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। इसको बोलते हैं एवलांचे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
है ना। और जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, और वो टेम्परेचर करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होता है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या हो जाएगा, 10,000 डिग्री सेल्सियस मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और कुछ पार्ट मटेरियल मेल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक फ्लो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे ये पूरा एरिया है तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, शॉक वेव जनरेट होगी। ठीक है, उस शॉक वेव की वजह से क्या होगा, कैविटेशन होगा, तो कैविटेशन की वजह से क्या होगा, एक ब्लास्ट टाइप का होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो मटेरियल एवोपरेट हुआ है, जो मटेरियल का इरोजन हुआ है, वो मटेरियल कहाँ पे चला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में चला जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक से फिर वो फिल्टर, जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया उस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया टूल वर्कपीस के बीच में। इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश, और उससे क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, टूल से, और इसको बोलते हैं कोल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कहाँ से, आपके टूल से, टूल मटेरियल से, है ना। और टूल कैसा होता है, कंडक्टिव होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके डाइलेक्ट्रिक। जब ये डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो इनको बेसिकली जो इंसुलेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ेगा। किसका रेजिस्टेंस, जो डाइलेक्ट्रिक है, आपका डाइलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ओवरकम करना पड़ेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपका डाइलेक्ट्रिक को आयोनाइज कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से तो उसको चेंज कर देंगे आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आयोनाइजेशन हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस रहेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आयंस जब बहुत सारे होते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो एक तरह से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, प्लाज्मा जनरेट हो गया। और जैसे यहाँ पे प्लाज्मा जनरेट हुआ तो इस एरिया, यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हुआ तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा जनरेट होगा तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव करेंगे एकदम से, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एकदम से, और इसी को बोलते हैं एवलांचे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवलांचे का मतलब हिमस्खलन। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये एकदम से यहाँ पर मूव करेंगे। और एवलांचे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से आपका हाई टेम्परेचर अराउंड 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करीब जनरेट होगा, जिसकी वजह से मटेरियल क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और मेल्ट भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ, करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हुआ, और उसके बाद तो इससे क्या होगा, मेल्टिंग एंड एवोपरेशन होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये मिली सेकेंड्स में हो रहा है, और ये पूरी प्रोसेस हो गई तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद फिर प्रोसेस ये दोबारा से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ कैपेसिटर से, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने से क्या हुआ, यहाँ से कोल्ड इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक है इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे, और यहाँ पे जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसको भी आयन के फॉर्म में ब्रेक कर देगा।
ठीक है, आयन के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे आयन्स हो जाएंगे, तो ये प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। और प्लाज्मा स्टेट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से निकलेंगे और ये यहाँ पे टकराएंगे। जब यहाँ पे ये टकराएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में चेंज हो जाएगी और करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है, उससे मेल्टिंग यानी इवोपरेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो यहाँ से ये बंद हो गया, लेकिन एकदम से ये बंद नहीं होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन, पहले तो क्या था, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस था तो इसी डायरेक्शन मूव कर रहे थे, अब ये अलग अलग डायरेक्शन मूव करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, शॉक वेव जनरेट होगी और उसकी वजह से क्या होगा, कैविटेशन होगा। प्रेशर डिफरेंस होगा और इसकी वजह से क्या होगा, शॉक वेव जनरेट होगा और उसकी वजह से कैविटेशन होगा। फिर फर्दर जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होती है। यदि हम इसको वेव फॉर्म की दिखाना चाहें तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये पूरा प्रोसेस हुआ इस पल्स के ड्यूरेशन में, ये मिली सेकेंड में। फिर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, कैपेसिटर यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद फिर दोबारा से चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद ये पूरा प्रोसेस फिर दोबारा से हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर ये टाइम लेगा आपका चार्ज होने में। तो इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनता है आपका, ठीक है। ये ऑन टाइम है और ये ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से आपका वो जनरेट होता है। इसकी खासियत क्या है, हार्ड मटेरियल को ये वो कर सकता है, हार्ड मटेरियल कैन बी मशीन्ड। और जो आपकी डाइज वगैरह होती हैं, जो बहुत छोटे साइज़ की डाई होती है जिसमें छोटी कैविटीज़ होती हैं, उन सबको बनाने के लिए आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या खासियत है, ये हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने चाहिए। अब इसमें जैसे टूल होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो टूल की आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, टूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो टूल है आपका, टूल प्रॉपर्टीज, पहला आपका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। इससे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से यहाँ से इमिट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग होगी। लेकिन हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो ये आसानी से ठंडा हो जाएगा जल्दी से। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो रहा है तो इसकी वजह से टूल पकड़ना चाहिए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। और आपका हाई डेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मटेरियल इरोजन होगा ही, लेकिन इसमें कुछ मटेरियल टूल से भी इरोजन होता है, तो हाई डेंसिटी होगी तो कम मटेरियल का इरोजन होगा, ठीक है। तो क्या मटेरियल यूज़ करते हैं हम, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जनरली ज़्यादातर टाइम या तो ब्रास यूज़ करते हैं, ठीक है, और कॉपर यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। तो ये सारे मटेरियल इनको इलेक्ट्रोड में जनरली कॉपर और ब्रास यूज़ करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।